गुड मॉर्निंग। आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है। और उसके बाद आपने स्टडी करा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो हमारे पास वर्ड है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू स्टोर। तो यहां पर जो वर्ड है दैट इज कैपेसिटी टू स्टोर, और किस चीज को स्टोर करना है, यानी कि दूसरा वर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रिक। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस को हम बोल सकते हैं कैपेसिटी टू स्टोर, और इलेक्ट्रिक का मतलब यहां पर आ गया चार्ज के साथ। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी कि वो चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के फॉर्म में बोल सकते हैं। अब एक कॉमन सा एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है। अगर मैं इस कंटेनर के अंदर पानी को फिल करता चलता हूं तो पानी का जो लेवल है हर टाइम में इंक्रीज होता रहेगा। कि किसी कंटेनर में हम पानी इंसर्ट कर रहे हैं तो पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इस चीज को हम पोटेंशियल के साथ रिलेट करके देख सकते हैं कि जब टाइम t1 था तो पानी का लेवल मान लो यहां तक था, जब टाइम t2 आ गया तो पानी का लेवल इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज अगर हो रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। t3 टाइम पर इसका पोटेंशियल मान लो मैक्सिमम हो गया कि इसके बाद पानी जो है वो बाहर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब यह है कि जितना मैं पानी ऐड करता जा रहा हूं इस बर्तन के अंदर तो पानी का जो लेवल है यानी कि पानी का जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है। तो अब इस चीज को हम यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब पानी की जगह अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को सपोज कर लूं कि मान लो हम किसी कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को दे रहे हैं, तो जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज देते चलते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे ही मान लो मैं और चार्ज लाना चाहूं तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बाकी दूसरे चार्जेस को रिपेल करना स्टार्ट करेगा। तो उस वर्क डन तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी उस एक्सटर्नल फोर्स के उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो कुल मिला के जैसे जैसे मैं यहां पर चार्ज बढ़ाता चलूंगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती चलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एज वी गिव सम इलेक्ट्रिक चार्ज टू ए कंडक्टर, it's the potential will develop in it। कि जैसे जैसे हम किसी कैपेसिटर के ऊपर या किसी कंडक्टर के ऊपर
चार्ज देते चलते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता चलता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एज वी इंक्रीज द चार्ज, एज वी इंक्रीज द चार्ज, द पोटेंशियल विल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential will also increase। तो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते चलोगे, यहां पर मैं चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होता चलेगा, पर एक लेवल तक ही मैं इसमें चार्ज को स्टोर कर सकता हूं। अगर इससे ज्यादा मैं चार्ज को स्टोर करना चाहूं तो ये चार्ज जो है वो सराउंडिंग में जाना स्टार्ट कर देगा। सेम जैसे यहां पर मान लो हमने वाटर और ज्यादा इसमें इंसर्ट कर दिया इस कंटेनर के अंदर, तो वाटर जो है अब सराउंडिंग में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो उसी तरह से अगर मैं किसी कंडक्टर पर इतना चार्ज खुद दे देता हूं कि उसके पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, उसकी कैपेसिटी पूरी होगी, अब वो और ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता, तो उसके बाद जो चार्ज है वो एयर में लीक होना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से हम एक वैल्यू लिख सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती चलेगी। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे C के साथ। तो C इंटू में V, यहां पर जो C है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वेयर C इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and known as electric capacitance। इस चीज को हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या चीज होगी? तो यहां से C इज इक्वल टू हम लेट C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यहां से हमने वैल्यू निकाल दी C इज इक्वल टू Q अपॉन V के। तो अब हम कंसीडर करके चलते हैं कि मान लो कि पोटेंशियल जो है दैट विल बी 1 वोल्ट, तो C की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू Q, दैट इज चार्ज। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करा जा सकता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of a conductor is defined as the charge required to increase the potential of a conductor बाय 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होगी कि हम चार्ज के ऊपर कितना कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज रिक्वायर, हमें कितना चार्ज चाहिए कि हम किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दें ताकि उसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से इंक्रीज कर जाए। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब इसके SI यूनिट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो देखो C की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू Q बाय में V के। Q दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट आ गए कूलम, और V दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके SI यूनिट आ गए वोल्ट। तो 1 कूलम
पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। तो इसके एसआई यूनिट जो होते हैं दैट इज फैरेड। फैरेड जो है दैट इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, कि अगर किसी कंडक्टर की मैंने कैपेसिटी 1 फैरेड करनी है तो उस कंडक्टर का साइज बहुत ज्यादा होगा, जो अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। और इसके कुछ एक और यूनिट्स भी हैं। पहले तो 1 फैरेड को डिफाइन कर लेते हैं। 1 फैरेड it is defined as कि if we require 1 coulomb of charge to increase the potential of a conductor by 1 volt। यहीं से डेफिनेशन बन गई कि if we require 1 coulomb of charge, यहीं से डेफिनेशन बन रही है कि इफ वी रिक्वायर 1 कूलम ऑफ चार्ज टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 फैरेड। इसके कुछ एक दूसरे यूनिट्स होते हैं 1 माइक्रो फैरेड। तो 1 माइक्रो फैरेड जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरेड। इसका एक और यूनिट हम कंसीडर कर लेते हैं 1 नैनो फैरेड, दैट इज 10⁻⁹ फैरेड। 1 नैनो फैरेड जो है वो 10⁻⁹ फैरेड के बराबर आ जाएगा। और 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड के। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की जगह हम स्फेरिकल कंडक्टर लिख देंगे कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, हमने उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटेंस को हमने कैलकुलेट करना है। मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर हम सपोज कर रहे हैं, एक होलो कंडक्टर हम यहां पर सपोज कर लेते हैं। से आर बी द रेडियस ऑफ दिस होलो कंडक्टर। अब इसके सरफेस पर हम चार्ज दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। से प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है इस कंडक्टर के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ सरफेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं दैट विल ऑलवेज नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगी इन सच अ वे दैट इट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द गिवन सरफेस। अब हमने इसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने लिखा है C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। इसकी कैपेसिटेंस क्या जाएगी? Q अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने एक चीज और पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि इसके सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल का फार्मूला हमने ये पढ़ा था, V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज हमने यहां पर कंसीडर करा है प्लस Q, तो K इंटू
स्मॉल लिख देते हैं क्यू को यहां पे, k प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है दैट विल बी r। फिर ध्यान से देख लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर क्या हो गया, k दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q दैट इज सोर्स चार्ज ऑन द कंडक्टर डिवाइडेड बाय रेडियस या डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे तो c इज इक्वल टू q अपॉन में k क्यू मल्टीप्लाई बाय r, r ऊपर चला जाएगा, हमने v की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। तो अब q से q कैंसिल हो गया और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r के। तो दिस रिप्रेजेंट c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के, कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही उस कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। अब हमने देखना है कि अगर हम लोगों से कहा जाए कि अगर आपने 1 फैरेड कैपेसिटेंस का एक कंडक्टर बनाना है तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए, द रेडियस ऑफ ए कंडक्टर, द रेडियस ऑफ ए कंडक्टर having capacitance of 1 फैरेड, कि मैंने एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो, तो उसका रेडियस क्या होगा। तो यहां से हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। मुझे r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो c हमारे पास दे रखा है 1 फैरेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट विल बी 9 इंटू 10⁻⁹। यहां पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास यहां पर कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो एक फैरेड का कैपेसिटर बनाने के लिए उसका साइज इतने मीटर होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज से रिलेटेड यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहां पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि n ड्रॉप ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई, कि हमारे पास n ड्रॉप्स हैं मरकरी की जिनका रेडियस सेम है। मान लो दीज आर द ड्रॉप्स ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ मरकरी, सबका रेडियस r है एंड हैविंग इक्वल चार्ज, इसके ऊपर चार्ज q, इसके ऊपर चार्ज q, इसके ऊपर चार्ज q, यानी कि सभी ड्रॉप्स के ऊपर जो चार्ज है दैट इज स्मॉल q। इनको हम कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। ठीक है, अगर मैं इन सारी n जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं इनको मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप फॉर्म कर देता हूं जिसका रेडियस कैपिटल R कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, तो हमने क्या करना है, कंपेयर द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल ड्रॉप, यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका चार्ज कंपेयर करना है किसी एक सिंगल ड्रॉप के पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। तो सबसे पहले तो हम यहां पर यह कंसीडर करके चलते हैं कि लेट स्मॉल r जो है दैट इज
रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, और कैपिटल आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। तो एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितनी होगी, एक स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप हमारे पास आ गया स्मॉल आर से। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पोटेंशियल ऑन या पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल ड्रॉप, एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि पोटेंशियल जो है इस ड्रॉप का कितना आ जाएगा, K मल्टीप्लाई बाय सोर्स चार्ज इनटू में R। अब हमने क्या करा, इन सारी ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सभी ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ऑब्वियस सी बात है, इन सभी स्मॉल ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो बड़ी ड्रॉप के बराबर होगा। तो पहले तो हम एक ड्रॉप का वॉल्यूम लिख देते हैं, स्मॉल ड्रॉप का 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। पर हमारे पास कितनी ड्रॉप्स हैं? यहां पर n ड्रॉप्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय n। तो इन सभी ड्रॉप्स का जो कंबाइन करके हम वॉल्यूम बना देंगे दैट इज n इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो बड़ी जो ड्रॉप फॉर्म हुई हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। तो यहां पर 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास आ गई n की पावर 1/3 इंटू में r। तो रेडियस जो हो गया कंपैरिजन टू द स्मॉल ड्रॉप दैट विल बी n रेज टू पावर 1/3 इंटू में r। अब हमने इसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी होगी? कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर ड्रॉप। तो कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर ड्रॉप दैट इज, इसको हम मान लेते हैं C डैश के साथ। तो C डैश जो है वो कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट कर रही है लार्ज ड्रॉप की। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, स्फेरिकल है ये ड्रॉप, तो स्फेरिकल के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल आर के। यहां पर लार्ज ड्रॉप का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। तो यहां से अब हम रेशो निकाल सकते हैं और इसका पोटेंशियल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। V डैश इज इक्वल टू K इंटू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज अब देखो हमने यहां पे लिखा था K इंटू क्यू, पर अब यहां पर सोर्स चार्ज हमारे पास आ गया Q डैश। जो Q डैश है दैट इज द सम ऑफ दीज ऑल चार्जेस, क्योंकि जब ये सारी ड्रॉप्स आपस में ज्वाइन होंगी तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी आपस में ऐड होंगे। तो Q डैश की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू n इंटू में Q के, क्योंकि n हमारे पास स्मॉल ड्रॉप्स हैं
तो इसको हम यहां पे ये लिख सकते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले N कैपिटल आ जाएगा यहां पे। अब हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कंपेयर द कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने को कहा इसने, कंपेयर द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंपेयर कर लेते हैं। तो V डैश अपॉन में V, और V डैश की वैल्यू यहां पर हमारे पास आ जाएगी के क्यू अपॉन में कैपिटल R के, के क्यू डैश अपॉन में कैपिटल R के, और के क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई N इंटू क्यू। तो V डैश इज इक्वल टू के एन क्यू अपॉन में कैपिटल R। अब V डैश अपॉन में V हमने कैलकुलेट करना है। तो V डैश अपॉन में V इज इक्वल टू के एन क्यू अपॉन में R की वैल्यू हमारे पास आ गई N की पावर 1/3 इंटू में स्मॉल r डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। तो डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो r ऊपर लिखा जाएगा और k इंटू क्यू नीचे आ जाएगा, k इंटू क्यू। तो k और q से k और q कैंसल आउट, r से r कैंसल आउट। तो v डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी n की पावर 1 इंटू में n की पावर -1/3। तो यहां पर हमारे पास v डैश की जो वैल्यू है दैट विल बी, बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू में v। तो v डैश की वैल्यू 2/3 इंटू में v आ गई। नाउ द रेशियो ऑफ चार्ज। तो रेशियो ऑफ चार्ज यहां से भी कैलकुलेट करा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है Q डैश इज इक्वल टू N इंटू में Q। तो रेशियो ऑफ चार्ज आ गया हमारे पास Q डैश अपॉन में Q इज इक्वल टू N। इसी तरह से हम रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बिगर ड्रॉप हुई उसकी कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ वन सिंगल ड्रॉप, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा C डैश का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में स्मॉल r के। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट, r की वैल्यू हमारे पास आ गई n की पावर r जो है दैट विल बी n रेज टू पावर 1/3 इंटू में स्मॉल r डिवाइडेड बाय r। r से r कैंसिल हो गया, तो c डैश अपॉन में c की जो वैल्यू है दैट विल बी n रेज टू पावर 1/3। तो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको कई तरह के कई क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। तो इस फार्मूले को हम पुट करके कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और चार्ज को कंपेयर कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि जब हम दो थिन कंडक्टर्स को, मान लीजिए एक कंडक्टर ये हमने ले लिया A और एक कंडक्टर हमने दूसरा थिन कंडक्टर B कंसीडर कर लिया, इनको एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं तो इट विल फॉर्म ए कैपेसिटर दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो पैरेलल लाइंस और ये टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
अब हमने इसमें स्टडी करना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। मान लो कि हम यहां पर एक ही प्लेट को कंसीडर कर रहे हैं, एक थिन प्लेट हमने कंसीडर कर ली ए। अब इस प्लेट के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज बाय एनी हाउ इसके ऊपर स्प्रेड कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट कर देता हूं, यहां पर मान लो 2 कूलम का चार्ज आ गया, तो हमें एक चीज पता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल के। तो जितना आप चार्ज देते चलोगे उतना ही पोटेंशियल यहां पर इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे मैं चार्ज इसके ऊपर देता चलता हूं और ये चार्ज जो है इस प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। मान लो ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, और V जो है या V इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। अब अगर मैं इस चीज के बाद और चार्ज इसको देना स्टार्ट करूं तो वो चार्ज सराउंडिंग में जाना स्टार्ट कर देगा। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर चार्ज देना स्टार्ट कर देते हैं, मान लो इस तरह से हमने चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, तो अगर मैं एक्सेस चार्ज दे देता हूं तो ये चार्ज सराउंडिंग में लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही केस यहां पर भी हो रहा है। जैसे जैसे आप चार्ज इस पे दे रहे हो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। जब इसकी कैपेसिटी फुल होगी चार्ज को स्टोर करने की, उसके बाद ये चार्ज को कॉरस्पॉन्डिंग एयर में लीक करना स्टार्ट कर देगा। पर मैं चाहता हूं कि इस पर और चार्ज दिया जाए, कि इस पर मैं और ज्यादा चार्ज को थोड़ा सा स्टोर कर दूं। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक दूसरी अनचार्ज प्लेट को इसके नजदीक रख लेते हैं। से दिस इज द प्लेट बी, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इसको मैंने प्लेट ए से डी डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। अब आपने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था इंडक्शन ऑफ चार्ज, दैट इज इंड्यूस, जब चार्ज को इंड्यूस करते हैं विदाउट टचिंग द बॉडी। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अंदर वाली साइड में, इस प्लेट के इनर साइड में नेगेटिव चार्ज को डेवलप करेगा। अंदर वाली साइड ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को ये बाहर की तरफ रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये देखो, जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट के अंदर वाली साइड आ गया और पॉजिटिव चार्ज प्लेट के बाहर वाली साइड चला गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल अपना, इसके पास मान लो पोटेंशियल है V1, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ V2। कंसीडर कर लिया V2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सोर्स चार्ज माइनस है तो इसलिए यहां पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। अब बाहर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण हम पोटेंशियल मान लेते हैं प्लस V3। तो नेट पोटेंशियल, ऑब्वियस सी बात है, हम यहां पर यह कह देंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर है। प्लेट 1 पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के क्लोजर है और ये जो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज है ये इस प्लेट से दूर है। तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। पर हम ये कह देंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के ज्यादा नजदीक है तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू V3 के।
पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V3। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पर जो नेट पोटेंशियल है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर नेट पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो हम यहां पर थोड़ा सा और पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट में नहीं, बस थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लो अब हम इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर देते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने ग्राउंड कर दिया, ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको होल्ड करके रखेगा, और यहां से पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमने ग्राउंड कर दिया था। ये जो प्रोसेस है ग्राउंडिंग का हमने पहले भी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो गया। तो जब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो गया तो यहां से V3 जो है वो टर्म हट गई। तो अब पोटेंशियल इसका ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसकी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह से हम इसके ऊपर ज्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। और यहां से हमने अर्थिंग को हटा दिया। तो एक स्मॉल सी समरी हम इसमें ले लेते हैं कि किस तरह से प्रिंसिपल वर्क करता है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि प्लेट ए कंसीडर करी, उसको हमने फुल्ली चार्ज कर दिया। तो जब उसकी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की मैक्सिमम होगी उसके ऊपर हम और ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम चाहें कि अगर मैं चाहता हूं कि उस पर मैंने और ज्यादा चार्ज स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अनचार्ज प्लेट को उसके क्लोजर रखेंगे। अब यहां पर इंडक्शन अपना काम करना स्टार्ट करेगी। इंडक्शन के कारण प्लेट बी के इनर साइड में नेगेटिव चार्ज होगा और आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को घटाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। पर जो ये नेगेटिव चार्ज है ज्यादा क्लोजर है एज कंपैरिजन टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्लेट का पोटेंशियल थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज और ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसके बाद क्या किया, इस चार्ज को ग्राउंड कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल को ग्रेट अमाउंट से डिक्रीज कर देगा और इसकी पोटेंशियल अगर घट गया तो हम ज्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हम यहां पर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कंसीडर करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है दैट कंसिस्ट टू कंडक्टर्स विच आर केप्ट एट डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। मान लो इस प्लेट के ऊपर, ए प्लेट के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं प्लस सिग्मा और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हम कंसीडर कर लेते हैं माइनस सिग्मा। तो अब हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। तो C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय में V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण। तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी लास्ट टॉपिक में
पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू dV अपॉन में dr नेगेटिव साइन, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अगर हम सिर्फ मॉडुलस की बात करें तो इस वैल्यू को लिखा जा सकता है dV अपॉन में dr। क्योंकि हम r को कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि किसी टाइम पर जो इसका पोटेंशियल था, जब इतना चार्ज हमने यहां पर सबमिट कर दिया है, तो उस टाइम पर हम पोटेंशियल को dV ना लिखकर सिर्फ V कंसीडर करेंगे कि जब चार्ज Q था तब जो पोटेंशियल है दैट विल बी V डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स दैट इज D। तो E इज इक्वल टू वी डी, दैट इज द मॉडुलस फॉर्म। तो V की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर दी E इंटू में D। अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब E को मैंने चार्ज की फॉर्म में लिखना है, तो हमने एक डेरिवेशन करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स। गॉस थ्योरम के अंदर हमने ये एक डेरिवेशन करी थी। हमने 3 रीजन कंसीडर करे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आ गई थी। थर्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हमने कैलकुलेट करी थी, और मिडल रीजन के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हमने निकाली थी सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट पहले करी हुई है। तो E की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ जाएगी सिग्मा। सिग्मा यहां पर क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। अब सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, V इज इक्वल टू क्यू डी बाय में A इंटू में एप्सिलॉन नॉट से। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। V की वैल्यू आ गई क्यू डी इंटू में एप्सिलॉन नॉट A। डिवाइड करा तो क्यू डी नीचे रह गया और एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया। तो यहां पर Q से Q कैंसल आउट, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है दैट विल बी एयर और वैक्यूम। अगर हम केस कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर हम कुछ मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, इन प्लेट्स के बीच में हम कोई मीडियम रख देते हैं, तो कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज होगी। तो व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो Cm that is capacitance of a capacitor for a medium that will be equal to epsilon A upon में D। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। एप्सिलॉन जो है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, और परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम जो होती है दैट विल बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू में एप्सिलॉन नॉट के। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में D, इसको हम मान लेते हैं C नॉट। C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फॉर वैक्यूम। तो Cm इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। तो जब आप किसी
मीडियम को इंसर्ट करते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो k टाइम से इंक्रीज हो जाएगी। अब इस चीज से रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ए कैपेसिटेंस या ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस अननोन है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ V वोल्ट। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम सपोज कर लेते हैं, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटेंस ये मान के चल रहा है अननोन है, तो इसकी कैपेसिटेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं C, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी V वोल्ट। द चार्ज स्टोर इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। तो इस टाइम पर इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है दैट विल बी 360 माइक्रोकूलम। तो इस केस में अब इसके बाद इसने कहा है कि जब हम पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर को रिड्यूस करते हैं 120 वोल्ट से, द चार्ज स्टोर इन इट बिकम 120 माइक्रोकूलम। कि अगर दूसरे स्टेप में ये बोल रहा है कि अगर हम पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहे हैं, पहले पोटेंशियल था V, अब इसमें से 120 वोल्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो अब चार्ज की जो वैल्यू है, जो नया चार्ज है, वो हमारे पास आ रहा है 120 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट फर्स्ट पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब जो कैपेसिटेंस है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या चीज होती है, एबिलिटी टू स्टोर द कैपेसिटर चार्ज, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैपेसिटेंस उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में हम ये कह देंगे कि चार्ज कितना स्टोर हुआ है पहले केस में। तो पहले केस में Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया C इंटू में V, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू C V के। तो अब हम क्या लिख देते हैं यहां पर, Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 360 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू C इंटू में V से। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड स्टेप देखो, इस सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि चार्ज जो है अब 120 माइक्रोकूलम बन गया, दैट इज Q डैश इज इक्वल टू C V डैश। V डैश यानी कि नया पोटेंशियल, तो Q डैश इज इक्वल टू C एज इट इज। V डैश की जगह हम लिख लेंगे V माइनस में 120, और Q डैश की जगह हमारे पास चार्ज आ गया 120 माइक्रोकूलम के। इसको हम मान लेते हैं से इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 360 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू C इंटू में V डिवाइडेड बाय C इंटू में V माइनस 120। तो 0 से 0 कैंसल, 12 3 जा 36, C से C कैंसल। तो अब हमारे पास क्या रह गया यहां पर, 3 इज इक्वल टू V अपॉन में V माइनस 120। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो यहां पर हमारे पास बन गया 3V माइनस 360 इज इक्वल टू V। तो 3V माइनस में V इज इक्वल टू 360 और 2V इज इक्वल टू 360, और V की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 वोल्ट। तो पोटेंशियल जो था वो हमारे पास है 120 वोल्ट।
अब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में कैपेसिटेंस की जो, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। तो कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगी C इज इक्वल टू Q बाय में V। Q हमारे पास गिवन है, Q हमारे पास यहां पर है 360 माइक्रो कूलम। 360 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करा है 180 वोल्ट। 0 से 0 कैंसल, 18 टू 36 और 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और 2 माइक्रो फैरेड। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है दैट विल बिकम 2 माइक्रो फैरेड। अब सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है कि व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर इफ वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। अगर हम वोल्टेज को 120 वोल्ट से इंक्रीज कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगी। तो अगेन C इज इक्वल टू या Q इज इक्वल टू C V के। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को 120 वोल्ट से इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर V डैश कंसीडर करके चलते हैं, नया पोटेंशियल। तो C इंटू में V डैश की वैल्यू, V डैश यानी कि 180 कितना से इंक्रीज करा हमने इसको, 120 से, तो प्लस 120। तो 180 और 120 हमारे पास आ गया 300 के। तो Q की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ गई 300 इंटू C की वैल्यू 2 माइक्रो फैरेड। और इसको हम लिख सकते हैं 3 टू 600 माइक्रो कूलम के बराबर। तो अब कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं अगर हम पोटेंशियल को 120 वोल्ट से बढ़ा दें, दैट इज 600 माइक्रो कूलम। अब सेकंड क्वेश्चन है, ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम इज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू है प्लस 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और नेगेटिव प्लेट पर जो वैल्यू है चार्ज की दैट इज -1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो आपने इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इस पर हमने चार्ज मान लिया Q1, इस पर हमने चार्ज मान लिया Q2। तो V इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा सिंपली हम यहां पर फॉर्मूला लिख सकते हैं V इज इक्वल, यहां पर V की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू Q बाय में C के। अब Q नेट पोटेंशियल हमारे पास है, चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई 2Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय C। इसमें हम एक चीज मिस कर रहे हैं, यहां पर कैपेसिटेंस जो है वो हम कंसीडर करके चलते हैं। कैपेसिटेंस जो है दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁹ फैरेड। ये कैपेसिटेंस है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब यहां से क्वेश्चन देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। Q1 की वैल्यू Q1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू में 10⁻⁻8 माइनस Q1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 इंटू में 10⁻⁻8। अगर हम इसको नेट चार्ज लिख दें तो नेट चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2, और Q2 की वैल्यू हमारे पास है -1 इंटू में 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻9। तो जब आप इसको लेस करोगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू में 10⁻⁻8
अपॉन में 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 9 -9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 बाय में 12 इंटू में 10, दैट इज 100 बाय में 12 वोल्ट।